छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, जशपुर से बड़ी खबर है। यहां पर स्कूटी जल गई, इलेक्ट्रिक स्कूटी बताई जाती है जिसमें अचानक से आग लग गई और आग लगने की वजह से स्कूटी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि चालक उस वक्त उस पर सवार नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। बाल बाल स्कूटी सवार युवक की जान बची। पत्थलगांव बस स्टैंड की यह घटना और मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी ये बताई जाती है जिसमें आग लगने की यह घटना सामने आई है। गाड़ी को मत लेके आओ। अभी तो 4 व्हीलर आ रही है। हाँ, नहीं। और राजनांदगांव से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर नगर पंचायत छुरिया के 8 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के 8 पार्षद पार्टी से सस्पेंड किए गए, निष्कासित कर दिए गए। 6 साल के लिए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने पर इनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें बाहर किया गया। बढ़ते आगे, बालोद से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां हाथी के साथ फोटो खिंचाना भारी पड़ सकता है। जी हां, हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बरही गांव में हाथियों का दल घूम रहा है और चंदा हाथियों का दल ये है। इसमें दंतैल हाथी भी शामिल है। गन्ना और केले की फसलों को ये नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कई गांवों में वन विभाग ने मुनादी भी कराई है कि इनसे सतर्क रहना है, बचकर रहना है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें देखिए, ये कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हाथी कई बार गुस्से में आकर हमला कर देते हैं और ऐसे में ग्रामीणों की जान भी चली जाती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे इसको एक एडवेंचर के तौर पर देख रहे हैं कि वो एक जंगली जानवर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है, ये शायद इन बच्चों को नहीं मालूम। ग्रामीणों को समझने की जरूरत है। हाथी के साथ फोटो खिंचवाना भारी पड़ सकता है। तो फोटो खिंचाना भारी पड़ सकता है क्योंकि हाथी के हमले लगातार प्रदेश में देखने को मिलते हैं और ऐसे में जब हाथियों का दल विचरण कर रहा है, वो भी दंतैल हाथी, तो हाथियों को जब कोई नजर आता है तो वो कई बार हमला करने की नीयत से उस पर दौड़ पड़ते हैं और ऐसे में बच पाना काफी मुश्किल होता है। और ये छोटे छोटे बच्चे इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों को तो समझ में आ रहा है, तो उन्हें बच्चों को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। बरही गांव में हाथियों का दल ये पहुंचा है। चंदा हाथी भी इसमें है और कई गांवों में वन विभाग पहले से मुनादी करा चुका है कि सतर्क रहें, दूर रहें। हाथियों को भड़काने की कोशिश या उनको भगाने के लिए जिस तरीके इस्तेमाल किए जाते, कई बार वो हाथियों को और उकसाने का काम करते हैं। और यहाँ तो एक बच्चा हाथी के साथ फोटो खिंचाने की कोशिश करता हुआ यहाँ नजर भी आ रहा है। दिलेश्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिलेश्वर, ये तस्वीरें जो हैं वाकई में कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, शायद यहाँ के लोगों को अंदाजा नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों में अभी तक इस बात की समझ नहीं हो पाई कि हाथियों से कितना दूर रहना है, कैसे संभल कर रहना है, अपनी जान को कैसे बचाना है। जी बिल्कुल पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 सप्ताह पहले चंदा हाथियों का दल जो है वो बालोद जिले में दस्तक दे चुका है। इससे पहले जो है जो दंतैल हाथी जो है वो बालोद जिले में लगातार विचरण कर रहा था, लेकिन दंतैल हाथी के साथ साथ चंदा हाथियों का दल जो है वो दोनों साथ में मिल चुके हैं। लेकिन अब दंतैल हाथी की तस्वीर हमारे पास में सामने आई है, जहां पर जो एक युवक जो है, उपद्रवी युवक, वो वहां पर जाकर दंतैल हाथी के सामने तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं ये उपद्रवी तत्वों की लापरवाही भी सामने आ सकती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि वन विभाग का जो अमला जो है उसका भी जो लापरवाही जो है सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट करने, लोगों को जागरूक करने के लिए जहां तक कि प्रयास की जा रही है, वो प्रयास जो है सार्थक नहीं, असफल साबित हो रहा है। क्योंकि जहां तक कि हमारे पास में वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, वहां उसमें साबित हो रहा है कि ये जो उपद्रवी जो तत्व हैं या लोगों को समझाने की कयास जो लगाई जा रही है वन विभाग की ओर से, वो साफ तौर पर जारी हो रही है। मैं बताना चाहूंगा पुनीत कि अभी जो हाथियों का दल जो है और दंतैल हाथी, ये पूरा समूह जो है वो करही बदर क्षेत्र में विचरण कर रहा है
करीबद्र क्षेत्र के बरही गांव में विचरण कर रहा है। और कहीं ना कहीं वन विभाग को भी कहीं ना कहीं मुस्तैद होना पड़ेगा, ताकि ये जो लोगों की लापरवाही जो है उससे वो लोग बच सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दिनेश। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संसद भवन में सीएम भूपेश बघेल ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सीएम भूपेश बघेल के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी मौजूद रहे। निर्णय लिए हैं, तुगलकी निर्णय, जिससे पूरा नौजवान आंदोलित है। 4 साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, 4 साल की नौकरी, लेकिन और वो भी परमानेंट ठेके में। सेना ठेके में नहीं चलना चाहिए। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है। मुख्यमंत्री धरने में शामिल हुए। उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ साथ अग्निपथ योजना के विरोध में भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। ये योजना युवाओं को चौकीदार बनाने के लिए है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया कह रहे हैं कि कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार को निशाने पर दिया। उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे, तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है। और तो मुख्य रूप से 2 बातों के लिए, एक तो अग्निपथ योजना है, वो नौजवानों के हित में नहीं है। अगर इन योजनाओं के हित में होता तो फिर उसका स्वागत किया जाता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में एक व्यक्ति नहीं मिला जिस नौजवान ने इस योजना का स्वागत किया हो, तो विरोध किया है। और ये उनके हित में नहीं है, किसी भी तरह हित नहीं है। देश का 65% युवा आज मोदी जी के जो नीतियों के कारण परेशान है, अग्निपथ के कारण परेशान है, जो सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी देना चाहती है। मोदी जी के करनी और कथनी में अंतर है। आज देश का युवा परेशान है। मोदी जी, आज आप देश की जनता से, देश के युवाओं से माफी मांगे, हमारी मांग है। और अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश और नौजवानों के साथ ये मजाक है। केंद्र सरकार फौज के साथ भी मजाक कर रही है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भी निशाने पर लिया है। इसके साथ मजाक है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और फौज के साथ मजाक। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो बात कही है वो देश के नौजवानों को मजाक। अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में बवाल है, वहीं अब बीजेपी सांसद इस योजना के फायदे बता रहे हैं। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग अग्निपथ योजना पर भ्रम पैदा कर करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अराजकता फैलाने में लगे हैं। केंद्र सरकार अनुशासित युवाओं की फौज पैदा कर रही है। सुनील सोनी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ऑनलाइन शराब बेचकर कोचियां पैदा नहीं कर रही। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो तो यहां तक के बोल डाले कि वो उसके हाथ में गन रहेगी और वो सीखेगा तो आगे क्या करेगा। भूपेश बघेल जी को मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है वो अनुशासित युवकों की फौज खड़ी कर रही है। वो आपके समान जो है ऑनलाइन दारू करके कोचियां पैदा नहीं कर रही है। और ये हम जो है देश के हित के अंदर में काम करना और उसको आने वाले
समय के अंदर में अगर 10वीं पास है तो 12वीं का उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। साथ में जो है उसको बीमा योजना के तहत जो है उसको एक सुरक्षा प्रदान होगी उसके परिवार को। ये अनेक चीज़ें इसके अंदर में समाहित। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध जारी है। रायपुर में इसका प्रदर्शन देखने को मिला। इसको लेकर विरोध जताने के लिए कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल किए हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि यह मामला हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमारे तमाम नेता दिल्ली गए हैं। आने वाले समय में और भी लोग जाएंगे। जो कार्रवाई चल रही है वो राजनीतिक है, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही, ईडी जांच कर रही है और ये पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है। पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई है और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से केंद्र सरकार नहीं, राहुल सरकार रोक रही है आपको। पर ये ऐसा कोई आह्वान करके किसी को बुलाया गया नहीं है। ये मामला कांग्रेस के जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है और आने वाले समय में और भी लोग जाएंगे और जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है वो निश्चित रूप से राजनीतिक कारण है और राजनीतिक कारणों के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। बिलासपुर में 1935 से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे 96 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग ने पीडीएस के राशन की मांग को लेकर धरना दिया है। खाद्य विभाग के सामने अकेले ही वो धरने पर बैठे। उम्र के इस अंतिम पड़ाव में उनके अंगूठे की रेखा को थंब इंप्रेशन मशीन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और पीडीएस दुकान संचालक बुजुर्ग दंपति को नॉमिनी लाने के लिए कहकर पिछले 4 महीने से पीडीएस का चावल नहीं दे रहा है। अधिकारियों ने बुजुर्ग को आश्वासन के बाद कह दिया है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंगूठा नहीं आ रहा है तो उसके बारे में उसके संबंध में एक नामनी करने का है और नामनी करने के बाद जो भी नामनी होगा वो चावल वहां से प्राप्त करेगा दुकान से और उसको पहुंचा देंगे। और अगर ऐसा होगा तो नामनी अंगूठा लगा देगा, दुकानदार को ड्यूटी लगा देंगे और पहुंचवाने की व्यवस्था हम कर देंगे। कवर्धा जिले समेत पूरे विश्व में कल यानी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन आज हम आपको कवर्धा जिले के एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां के लोगों के लिए 365 दिन योग दिवस की तरह है और ये परंपरा यहां पर 2013-14 से ही चली आ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। स्कूल प्रांगण में योगा मैट लेकर योग करते नजर आ रहे ये लोग कवर्धा जिले के ग्राम दलपुरवा के हैं, जो कोई विशेष अवसर पर नहीं बल्कि प्रतिदिन योग करते हैं। इसी तरह इसकी शुरुआत साल 2014 से हुई है, जो अब भी कायम है। सभी सुबह 5 बजे स्कूल परिसर पहुंच जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा जमकर योग करते हैं। हमारे गांव में 2014 से योग क्लास चलत थे लगातार। इसमें संख्या अभी लगभग 8 से 10 है और जैसे शिविर लगता है अपने गांव में लगभग 20 के आसपास हो जाते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन 10-12 रेगुलर है। योग करने वाले और पतंजलि योग समिति से जुड़े हरेंद्र बताते हैं कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता आई है। गांव के हर वर्ग के लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, जिन्हें इसका फायदा भी हो रहा है। योग के बारे में बात करें तो ये ग्राम दलपुरवा यहाँ 2013 से नियमित योग की कक्षा संचालित हो रही है, जिसमें इस गांव से भी लोग भागीदारी अपना निभाते हैं और योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसका जो मिश्रण है, इससे जितने भी रोग होते हैं, असाध्य रोग, सामान्य रोग, इसमें सभी जितने भी यहाँ योग की कक्षा में आते हैं उनको लाभ तो होता ही है। ग्राम दलपुरवा के लोग दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है, तभी तो दूसरे गांवों ने भी इस गांव से प्रेरणा ली है। इसमें सबसे खास बात ये कि ये लोग योग करने के बाद नियमित रूप से योगा स्थल पर ही यज्ञ और हवन भी करते हैं। योग के पश्चात निमित्त यहाँ यज्ञ से ये तो व्यक्ति को
ये एक चिकित्सा है यज्ञ भी, और इसमें पर्यावरण भी शुद्ध होता है। पूरा यज्ञ है श्रेष्ठतम कर्म है। यदि जितने भी कर्म है संसार में, तो सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को कहा गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित होने के बाद इसे पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है, लेकिन असली प्रसिद्धि तो ऐसे गांव-गांव योग के प्रति जुनून को देखकर मिलती है, जहां के रहने वाले लोग निस्वार्थ भाव से नियमित योग करा रहे हैं और कर भी रहे हैं। दलपुरवा के लोगों से दूसरों को प्रेरणा लेने और अनुसरण करने की जरूरत है। कवर्धा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो कल यानी कि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर बलौदा बाजार में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य गणेश योगी मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिले के धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भी चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही जिले के नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों के स्कूलों में भी योगाभ्यास को लेकर निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। योगाभ्यास का समय सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। सौ बिस्तर वाले बालोद जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण यहां की महिला मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं। इसी दिक्कत के चलते महिलाओं को निजात दिलाने के लिए बालोद जिले की मितानिन महिलाओं ने कलेक्टर के पास गुहार लगाई। जिला अस्पताल में एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमाली थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया, जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं, उनका भी ट्रांसफर हो गया है, तो उनके स्थानांतरण को रोकवाने के संबंध में हम लोग यहाँ सभी मितानिन बहनें हैं, वो लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग कोई भी डिलीवरी में सर, हम लोग कोई भी स्थिति में हम लोग वहाँ वो सर रहते थे ना, बहुत ही अच्छे थे और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता था उन लोग के उनके रहने से। और अभी अचानक उनका बदली हो गया, अभी कोई नहीं है उनके जगह में, तो हम लोग को ना गर्भवती को, शिशुवती मतलब जो गर्भवती है ना, उन लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बालोद जिले में गुरेदा गांव की प्राथमिक शाला स्कूल भवन पर ताला लटका है और वजह है कि यहां बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी भवन की दीवार गिर सकती है, छत टूटकर गिर सकती है। बच्चों को स्कूल के भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी समस्या नहीं सुलझी। जनप्रतिनिधियों के पास भी गुहार लगाने के बाद कुछ मदद नहीं मिली। जब जर्जर स्कूल भवन में कक्षा संचालित होती थी तो कई बार अनहोनी होते होते टली है। स्कूल भवन 20 साल पहले बना था, जो अब जर्जर हो चुका है। हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये भवन से बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब यहाँ पे खतरा था, बच्चों को पानी टपकता है, कभी भी सीमेंट गिरने की कोई संभावना है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ हाई स्कूल में एक, मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब एक बच्चों के लिए एक सुविधा के रूप में मतलब 2-3 रूम के कमरों को लिया है, वहाँ से प्रिंसिपल से बात करके, और वहाँ हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। स्कूल के बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जहाँ पर खड़े हैं वो मिडिल स्कूल है और मिडिल स्कूल करीब 1962 में इसको बनाया गया है और ये बहुत जर्जर हो चुका है। उसके बाद और वो प्राइमरी स्कूल है साइड में, वो भी जर्जर हो चुका है और बारिश में छत पूरा टपकते हैं। बालोद जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसको हमने स्थानीय जो हमारे पास CSR या DMF फंड है उसमें से स्वीकृति दी है और ये सतत रूप से चलता रहेगा जहाँ जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है और एक फेज़ वाइज होगा। इसके अतिरिक्त जो स्कूल बहुत ज़्यादा जर्जर है, पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में आ गए हैं, तो पूरा स्कूल बनाने के संबंध में विभाग के द्वारा इसमें प्रस्ताव भेजा गया है, तो स्वीकृति जैसे होगी किया जाएगा। और जो जितने भी रिपेयरिंग के लायक स्कूल है उसको हम कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। पहाड़ी इलाकों में बिजली की समस्या आम बात है, लेकिन रायगढ़ जिले में एक स्थानीय वैज्ञानिक की मदद से गांव वालों ने झरने से अपने गांव के घर को रोशन करने का इंतजाम कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं।
वनांचल क्षेत्र धर्मजयगढ़ की घनी पहाड़ियों के बीच बसा बोरला झरिया, यहाँ एक प्रोफेसर और उनके साथियों ने पहाड़ से बहने वाले पानी से गांव को रोशन कर दिया। इसके लिए धर्मजयगढ़ के प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह मालिया, प्रमोद चंदेल, गुलाब पटेल, आलोक शुक्ला, विजय शर्मा की कोशिश और ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसे हमने प्रोजेक्ट लाइट फाइल लाइफ नाम दिया है, जीवन के लिए ऊर्जा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी विद्युत की समस्या बनी हुई है। हमारे ये जो धर्मजयगढ़ है, ये अनुसूचित 5 के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बहुत से पहाड़ी गांव हैं जहां पर जल के पर्याप्त स्रोत हैं। वहां पर हमने ये सोचा कि लोगों के सहयोग से क्यों ना अपना गाँव अपना बिजली उत्पादन किया जाए। हमने इसका प्रयोग हमारे ग्राम पंचायत नेवार के आश्रित ग्राम बोरला झरिया में किया, जहाँ के पहाड़ी पर लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर एक बिड़नी मारा करके जगह है जहाँ पर जल का स्रोत है। वहाँ पर हमने पाइप के माध्यम से जल को लाकर क्रॉस फ्लो टरबाइन हमने वहाँ पर चालू किया, जहाँ पर वर्तमान में 10 किलोवाट का विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह मालिया बीते 20 वर्षों से धर्मजयगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसएस कैंप लगाया करते थे। इस दौरान उन्होंने गांव में बिजली की समस्या देखी। इसके बाद ग्रामीणों को पहाड़ी से बहने वाले पानी से बिजली बनाने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती दौर में कई प्रयास असफल हुए। इसके बाद प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह ने अपने साथियों के साथ माइक्रो हाइड्रो टरबाइन विधि से बिजली बनाने की योजना पर काम शुरू किया और पहाड़ों के झरने को पाइप के जरिए टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पादन की सफल कोशिश की। वो हमारे गांव के सभी के चेहरे में खुशी का माहौल बना हुआ है। अभी हमारे द्वारा इसको टेस्ट करके देखा गया। टेस्ट करने के 10-15 दिन बाद में गांव में हर घर में 5 बल्ब एवं आंगनबाड़ी प्राथमिक शाला में भी 5 बल्ब देंगे। फिलहाल 10 किलोवाट बिजली का परीक्षण किया गया। इसके लिए 1 लाख रुपए तक खर्च आया, जिसे प्रोफेसर और उनके साथियों ने वहन किया। आगे इनकी योजना 30 किलोवाट तक बिजली उत्पादन की है। बहरहाल 15 दिनों के भीतर गांव के 26 घरों में 5 बल्ब कनेक्शन के साथ आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, जिससे गांव के 26 परिवारों के घर रात में भी रोशन होंगे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।